वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। आज बाइनोमियल थ्योरम के इस लास्ट लेक्चर में हम एनसीईआरटी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे और इन क्वेश्चंस को करने के बाद सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद आप बाइनोमियल थ्योरम का कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का उठा के बनाना शुरू करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। सिंपली टेलीग्राम में जाना है और सर्च ऑप्शन में आपको ये लिखना है, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा, उसको ज्वाइन करना है। उसके बाद से आप वहाँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आने वाले सभी वीडियोस का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें 11th-12th के सभी सब्जेक्ट के अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अलग अलग विषयों के भी पीडीएफ उपलब्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़, ठंड बहुत ज़्यादा है तो सुरक्षित रहना है। सुरक्षित रहेंगे तभी पढ़ाई होगा, और सुरक्षित जब हैं तो पढ़ना भी है, ठंड का बहाना नहीं होगा। और डिजिटल ज़माना है तो पढ़ने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। इसीलिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, मतलब बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय का उपयोग करके प्रूव दैट, साबित करें कि 6n minus 5n always leaves the remainder 1 when divided by 25 for all positive integers। कह रहा है कि बाइनोमियल थ्योरम का द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए आपको साबित करना है कि जब 6n minus 5n में 25 से भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा 1 आता है। ये आपको साबित कर देना है। ठीक, चलिए क्वेश्चंस को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। दिया गया है कि 6n minus 5n, ठीक ना। अब जो दिया गया है उसी के हेल्प से तो आगे बढ़ेंगे। तो 6 को क्या लिख दे, 1 + 5 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 6 का पावर n था तो 1 + 5 का होल पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। और -5n था तो यहाँ क्या हो गया, -5n मैंने वैसे ही रहने दिया, चलेगा। अच्छा देखिए, अगले स्टेप में ये -5n जो है उसको एज इट इज यहाँ छोड़ दिया गया है। ठीक, अब जो भी हमें छेड़छाड़ करना है वो इस वाले स्टेप में करने वाला है। कौन से वाले में, तो इस वाले में, क्योंकि ये तो एज इट इज यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए 1 + 5 का होल पावर n है तो उसको बाइनोमियल थ्योरम से ब्रेक कर सकते हैं क्या। तो पहला क्या होगा, 1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या होगा, NC1। ठीक, NC1, और NC1 के बाद सिर्फ 5 होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि a का मान 1 है तो 1 तो जहाँ भी रखेंगे पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं। तो NC1 × 5, अगला क्या होगा, NC2 × 5 का स्क्वायर, इसके बाद क्या होगा, NC3 × 5 का क्यूब, और लास्ट वाला क्या होगा, तो NCn × 5 का पावर कितना, n। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 को मैंने ऐसे ही रहने दिया है। NC1 × 5 को क्या हम n × 5 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकता है। NC1 का आप फॉर्मूला जो NCR का जानते थे ना, उस पर पुट करेंगे ना तो ये n आ जाएगा। तो n × 5 हो गया, प्लस इसको ऐसे ही रहने दिया मैंने यहाँ। देखिए NC2 × 5 का स्क्वायर, लास्ट वाले को भी ऐसे ही रहने दिया, और -5n पहले जो यहाँ पे था वो। अब यहाँ 5n से ये 5n कट जाएगा, ठीक है, मतलब प्लस माइनस तो घट गया। क्या बच गया, तो ये 1 + NC2 × 5 का स्क्वायर है, और उसके बाद क्या आएगा, NC3 यहाँ पे × 5 का क्यूब, और लास्ट वाला कितना है, तो NCn × 5 का पावर n। तो इधर से 5 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं क्या, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो हमने 25 कॉमन ले लिया। कहाँ से, तो इधर से ले रहे हैं, पहले 1 में से नहीं ले रहे हैं। अब 5 का स्क्वायर कॉमन लिया इस वाले टर्म में से, तो सिर्फ NC2 बच गया। इसके बाद वाला में 5 का पावर 3 आने वाला था, तो मैंने 5 का स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बच गया, 5 बच गया। इसमें से 5 का स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो 5 का पावर कितना बच गया, n-2 बच गया क्या, NCn के साथ, चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है
तो नोटबुक में पूरा पूरा लिख के तब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। एक बार फिर समझा देते हैं। 25 हमें कॉमन लेना है, तो 5 का स्क्वायर 25 मतलब 5 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, सिर्फ NC2 बच गया। इसके बाद से NC3 के साथ 5 का क्यू आता तो NC3 रह गया, 5 का स्क्वायर कॉमन लिया तो क्यू में से एक बच गया 5। ठीक ना, इस तरीके से हमने कॉमन लिया है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये 1 ऐसे ही रह गया, 25 को ऐसे ही रहने देते हैं, और ये जो टर्म आप देख रहे हैं ये पूरा, जिसको मैं यहाँ पे एक बॉक्स में घेर रहा हूँ, ये 25 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो हमने इस सब के बदले क्या लिख दिया, के लिख दिया, जहाँ के क्या है तो एक पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, अब इससे क्या पता चला कि जो ये टर्म था ये वाला, इसमें जब हम 25 से भाग देते हैं तो कितना हमको शेष मिलता है, 1 मिलता है। आगे यहाँ पे यही तो हमें प्रूफ करने के लिए बोला था कि साबित करना है 25 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा, 1 होगा। ठीक, जैसे एक नंबर पे एग्जांपल समझते हैं, अगर 13 दिया गया था तो इसको क्या करते, 4 से भाग देते तो 4 गुना 3 प्लस 1 आता है ना, समझ रहे हैं। वैसे ही इसको भाग दे रहे हैं किस से, 25 से, तो 25 गुना के अब प्लस क्या हो गया, 1, 1 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, जो कि आपको क्वेश्चन में साबित करना था। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर, मतलब कोई अलग अलग प्रकार के क्या है, इंटीजर्स हैं, तो साबित करना है a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n इज डिविजिबल बाई a माइनस बी, कि a का पावर n माइनस बी का पावर n a माइनस बी से विभाज्य होगा या उसमें a माइनस बी से भाग लगेगा, आपको ये साबित करना है। ठीक ना, अब देखिए a का पावर n को हम क्या लिख दें, a माइनस बी प्लस बी लिख दें, क्योंकि माइनस बी प्लस बी कैंसिल होगा तो फिर a ही दे देगा ना, और इसका होल पावर n चलेगा। अच्छा, बाइनोमियल का यूज़ करना है, तो इस पूरे को एक टर्म मान लेते हैं और ये दूसरा हो गया, इसका होल पावर n है, तो बाइनोमियल का यूज़ कर सकते हैं क्या, तो कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला के हिसाब से a प्लस बी का होल पावर n के हिसाब से NC0 a माइनस बी का पावर n प्लस NC1 a माइनस बी का पावर n माइनस 1 इंटू बी। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला के हिसाब से मैंने इसको यहाँ पे तोड़ दिया है। लास्ट वाला टर्म कितना होगा, तो NCn इंटू बी का पावर n। अच्छा ध्यान देंगे, NC0 1 होता है, NC0 क्या होता है, ये वाला 1 होता है, और NCN भी क्या होता है, 1 होता है। तो इधर से NC0 हटाया तो a माइनस बी का पावर n बच गया। ठीक, दूसरा NC1 सिंप्लीफाई किया तो सिर्फ n आ गया, बाकी वैसे ही छोड़ दिया, और लास्ट वाले में से NCN को हटा के 1 लिखेंगे तो सिर्फ b का पावर n बच जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, NCN माइनस 1 भी सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया, n आ गया। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो ये बड़े ब्रैकेट में बंद किया गया है ना, इस वाले को यहाँ से a माइनस बी कॉमन ले रहे हैं, तो a माइनस बी जब कॉमन लेंगे तो ध्यान से देखिएगा, इसमें से अगर a माइनस बी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a माइनस बी का पावर n माइनस 1, इसमें से जब कॉमन लेंगे तो ये बचेगा a माइनस बी का पावर n माइनस 2, बाकी सब वैसे ही रह गया। इसमें से कॉमन लेंगे तो a माइनस बी तो ये पूरा निकल गया ना, तो क्या बच गया, n इंटू बी का पावर n माइनस 1। ठीक है, और लास्ट वाला b टू द पावर n हमने जोड़ा है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे इस b के पावर n जो कि RHS में प्लस था, इसको LHS में करेंगे तो माइनस हो जाएगा क्या, तो अब क्या आ गया, a का पावर n माइनस बी का पावर n, और जो बाकी ये बच गया उसको हमने बिल्कुल वैसे ही लिख दिया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू ए माइनस बी का होल पावर n माइनस 2 इंटू बी, और जो भी बचा हुआ हमने लिख दिया। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, देखिएगा अच्छे से, 12 है और हम 3 गुना 4 लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये 12 में 3 से भी भाग लगेगा और इस 4 से भी भाग लगेगा, लग जाएगा ना। तो a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अगर वो मिलता है, इसका मतलब क्या है, a माइनस बी से भाग लग जाएगा, बिल्कुल भाग लग जाएगा, यही हमें साबित करना था, इसीलिए लिख दिया गया है a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n इज डिविजिबल बाई किससे, तो a माइनस बी। ठीक है, क्लियर इतना। चलिए अगला आपको क्वेश्चंस देखते हैं, अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके NCERT के कुछ एग्जांपल्स के हैं और कुछ आपके एक्सरसाइज के हैं। इतना करने से आप NCERT बाइनोमियल थ्योरम का मिसलेनियस तक पूरा अच्छे से क्लियर कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ थ्री consecutive terms in the expansion of 1 plus a to the power n are in the ratio 1:7:42, 1:7:42, देन फाइंड n। तब आपको n का मान बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि अगर a प्लस बी का होल पावर n है और इसके एक्सपेंशन में कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब होता है लगातार, कि लगातार आने वाले पदों का जो गुणांक का अनुपात है, कोफिशिएंट्स का कह रहा है, ठीक है, तो गुणांक का अनुपात कितना है, तो 1:7:42 है। तो n का मान बताइए। तो सबसे पहले हम 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स मान लेते हैं। कैसे मानते हैं, तो अगर एक तीसरा है तो उसके बाद वाला चौथा होगा, उसके बाद वाला पांचवा होगा, लगातार होना चाहिए। अगर पांचवा पहला है तो दूसरा छठा होगा, तीसरा सातवां होगा। तो हमें तो पता नहीं है दूसरा तीसरा चौथा, तो हमने क्या मान लिया, पहला जो है वो क्या है, r+1 है, दूसरा r+2 है, और तीसरा क्या है, r+3 है। ठीक, सॉरी r+3 नहीं, हमने तीन कौन कौन से माने हैं, r+1 और r+2, ये तीन हो गए। ठीक, अच्छा, जब ये तीन हो गए तो इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो कितना होता है, तो एक बार अच्छे से समझेंगे। TR+1 का फॉर्मूला NCR इंटू ए टू द पावर n माइनस आर इंटू बी टू द पावर n होता है, सॉरी r होता है। तो यहाँ पे जो ये NCR है वो क्या कहलाएगा, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक ना। अच्छा देखिए, जब यहाँ r+1 था तो यहाँ NCR आया था, तो देखिए r+1 का कोफिशिएंट कितना, NCR हो गया। तो r वाले का कितना, NCR-1 होगा, एक पहले वाला है, और r+2 कितना, एक बाद वाला है, तो NCR+1 हो जाएगा। समझ आ रहा है, एक बार फिर से समझ लीजिए। r+1 का NCR होता है, हमने यहाँ लिख दिया, तो r+2 का कितना होगा, NCR+1 हो जाएगा, तो NCR+1। अच्छा, r में से एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, NCR-1। ये तीनों टर्म का आपने कोफिशिएंट निकाल लिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इस तीनों का अनुपात कितना है, तो 1:7:42 है। तो हमने पहले दो को लिया, कौन से, तो ये शुरू वाले NCR-1 और NCR को, तो इधर से भी ये शुरू के दो लेने पड़ेंगे हमको। ठीक, तो NCR-1/NCR कितना है, तो 1:7 मतलब 1/7 है। तो NCR-1 को NCR वाला फॉर्मूला ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल बटा r-1 फैक्टोरियल इंटू n-r+1 फैक्टोरियल, और NCR को कितना लिखेंगे, n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। ये तो बिल्कुल सीधे सीधे आपके फॉर्मूला ही कितने के बराबर है, तो 1/7 के बराबर है। अच्छा, 4 टर्म्स होते हैं तो शुरू के 2 टर्म्स वैसे ही रहते हैं, और इसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करना पड़ता है लास्ट के दोनों टर्म्स का। ठीक, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया, ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ठीक, और ये कितने के बराबर है, तो 1/7 के बराबर है। फर्दर जब आपने सिंप्लीफाई करना शुरू किया तो यहाँ आपको क्या मिला कि r बटा n-r+1 कितने के बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। कैसे, तो देखिए ये r फैक्टोरियल है, ये r-1 फैक्टोरियल है, ये दोनों कैंसिल करेंगे तो सिर्फ r बच जाएगा, और इसको जब कैंसिल करेंगे तो n-r+1 बच जाएगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कितने के बराबर, 1/7 के बराबर। तो इसको सिंप्लीफाई करना शुरू किया तो 7r इज इक्वल्स टू n-r+1। तो एक समीकरण आपको मिला क्या, तो n-8r इज इक्वल्स टू -1। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड भी इक्वेशन आपको इसी तरीके से मिलेगा। कैसे, तो जब इन दोनों को आप साथ लेंगे तब देखिए कैसे होता है। अब हमने किसका अनुपात लिखा, तो NCR बटा NCR+1 किसके बराबर था, तो 7/42 के क्वेश्चन कह रहा था कि 7/42 के ये बराबर है। ठीक, अच्छा देखिए NCR का फॉर्मूला लिख दिया, ये थोड़ा शॉर्टकट मैंने कर दिया है, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको भी मिल जाएगा। और NCR+1 के फॉर्मूला का रेसिप्रोकल से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। किसके बराबर है, तो 7/42 से कटेगा तो 1/6 हो जाएगा, क्या 7×6=42। इस तरीके से r+1/n-r किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर हो गया। और इसको सिंप्लीफाई किया तो आपको एक दूसरा समीकरण मिल गया n-7r इज इक्वल्स टू 6। तो देखिए दो समीकरण हो गए। पहला समीकरण कितना है, तो पहला है n-8r इज इक्वल्स टू -1, और दूसरा कितना है, तो n-7r इज इक्वल्स टू 6।
तो क्या दोनों जगह से n का मान निकाल के इसको बराबर कर दें? तो इधर से n का मान निकालिएगा, कहाँ से? यहाँ से। तो ये -1 + 8r होगा, तो हमने लिख दिया -1 + 8r। यहाँ से आप n का मान निकालिएगा तो 6 + 7r होगा, तो लिख दिया 6 + 7r। और इसको सिंप्लीफाई किया तो r कितना आ गया? 7 आ गया। अब इस r का मान आप समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में। तो मैंने इसको समीकरण 2 में रख दिया यहाँ पे। तो n - 7 × r के बदले 7 रख दिया, कितने के बराबर? 6 के बराबर। तो इस तरीके से आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो n का मान कितना आ गया? 55, जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, जब कॉपी पे लिख के एक एक स्टेप इसको आप फॉलो करेंगे, बनाएंगे, तो आसानी से इसके आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। कह रहा है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + a⁴m + n, prove that coefficient of a⁴m and a⁴n are equal। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1 + a⁴m + n में साबित करिए कि a⁴m का गुणांक और a⁴n का गुणांक बराबर होगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर a + b का होल पावर n होता है तो इस केस में tr + 1 का फॉर्मूला कितना होता है? ncr × a⁴n - r × b⁴r। हमको दिया क्या गया है? तो a + b का होल पावर n नहीं दिया गया, हमको दिया गया है a + b का होल पावर m + n। तो यहाँ से कंपेयर करिए, किसको? तो इधर ये n है और यहाँ m + n है, तो n के बदले क्या दिया गया? m + 1 n + n दिया गया। a + b था और यहाँ a 1 + a है, मतलब a का मान कितना है? 1 है और b का मान कितना है? a है। चलेगा ना? कैसे कंपेयर किया फिर से देख लीजिए। a + b है और यहाँ 1 + a है, मतलब a का मान कितना है? 1 है। b का मान कितना है? a है। पावर यहाँ n था और यहाँ m + n है, तो n बराबर कितना है? m + n है। चलेगा? अब हम करने क्या जा रहे हैं कि जैसे इधर tr + 1 निकाला गया था, क्या हम इसके लिए भी tr + 1 निकाल सकते हैं क्या? इसके लिए तो कितना होगा? यहाँ पे n को हटा के m + n रखना है, हमने रख दिया। r है तो r रहने देते हैं। इस a को हटा के हमें क्या रखना है? 1 रखना है, रख दिया। तो इस तरीके से इसके लिए जो tr + 1 आया वो कितना आया? तो m + n cr × 1⁴m + n - r × a⁴r। यहाँ से m + n cr ऐसे ही रहने दिया। a का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही होगा, तो उसको हटा दिया। क्या बच गया? a⁴r यहाँ भी बच गया। तो इस केस में जो a का पावर r है उसका कोफिशिएंट कितना हो गया? तो m + n cr हो गया। देख रहे हैं कोफिशिएंट कितना हो गया? तो m + n cr हो गया। अच्छा देखिए, अब क्या कर रहे हैं कि एक बार r के बदले n रख रहे हैं और एक बार r के बदले m रख रहे हैं। इसमें अगर m रखेंगे तो a का पावर m कितना हो जाएगा? m + n cm हो जाएगा। और एक बार अगर आप n रखेंगे तो ये कितना हो गया? a का पावर n = m + n c2 हो गया। किस में रखना है? तो इस इक्वेशन 1 में खाली r के बदले एक बार m रख दीजिए और एक बार n रख दीजिए। अच्छा, m + n cm कितने के बराबर हो जाएगा NCR वाले फॉर्मूला से? तो m + n फैक्टोरियल बटा m फैक्टोरियल × n फैक्टोरियल हो जाएगा। और इसके लिए जब लिखेंगे तो ये भी m + n फैक्टोरियल बटा m फैक्टोरियल × n फैक्टोरियल हो जाएगा क्या? तो ये दोनों बराबर नहीं हो गए, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो गए। इस तरीके से हमने क्या साबित कर दिया कि a के पावर m का कोफिशिएंट किसके बराबर है? तो a के पावर n के कोफिशिएंट के बराबर है। थोड़ा कैलकुलेशन टफ जरूर है, इसलिए इस वीडियो को आप दोबारा जरूर देखिएगा। स्पेशली इस क्वेश्चंस को, इसके पहले वाले को 2 बार 3 बार प्ले करके जरूर देखिएगा। फिर नोटबुक पर जैसे जैसे आप कैलकुलेट करेंगे ये आपके लिए आसान होते चला जाएगा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम किसी नए चैप्टर के साथ आपके लिए मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।